वर्ष 2025 में मैं एक खास ट्रैक करना चाहता था, जिसे करने की मेरी कई वर्षों से इच्छा थी। इस ट्रैक का नाम है सिनला पास, जो कि कुमाऊं में व्यास घाटी को दरमा घाटी से जोड़ता है। फिर 6 अक्टूबर के आसपास खबर आई कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अचानक बर्फबारी चालू हो गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने भी अपनी भविष्यवाणी अगले 2 दिनों के लिए बदल दी। पर अक्टूबर के शुरुआत में 1.5 से 2 दिनों की बर्फबारी चिंता का कारण नहीं होती, क्योंकि जितनी भी बर्फ पड़े वो अगले 3-4 दिनों में पिघल ही जाती है। पर इस क्लाइमेट चेंज के ज़माने में चीज़ें अजीबोगरीब तरीके से सामने आती हैं। उस 1.5 दिन की बर्फबारी में लगा जैसे 2 से 3 हफ्तों के बराबर की बर्फ पड़ गई हो। इतनी तादाद में जितना किसी ने ना तो सुना था और ना ही कभी देखा था। मेरे गाइड की तरफ से मुझे एक मैसेज भेजा गया कि अधिक बर्फबारी के कारण अब यह ट्रैक काफ़ी खतरनाक हो गया था, इसलिए हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा। फिर मैंने मनीष नेगी से बात की। उसकी कंपनी के साथ मैंने पीछे कई छोटे बड़े ट्रैक्स किए थे। सप्तकुंड के बारे में पूछने पर उसने बताया कि 5 लोग का एक ग्रुप उन्हीं दोनों वहाँ जा रहा था जब मैं जाना चाहता था। मैं खुशी से उस ग्रुप में शामिल हो गया। इस ट्रैक को करने के लिए हमें उत्तराखंड के चमोली जिले में घाट नाम के स्थान के पास एक बेहद ही खूबसूरत गांव पहुंचना होता है, जिसका नाम है रामणी। वहां पहुंचने के लिए हमें हरिद्वार, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग होते हुए नंदप्रयाग पहुंचना होता है। वहां से हमें मुख्य रास्ते को छोड़कर दाहिनी तरफ वह सड़क लेनी होती है जो घाट नाम के स्थान पर जाती है, और फिर घाट से हमें रामणी गांव पहुंचना होता है। मैं गाजियाबाद से 10 तारीख को शाम 4 बजे हरिद्वार के लिए निकला। मैं शाम के करीब 8 बजे तक हरिद्वार पहुंच गया। क्योंकि कुछ खास करने को नहीं था, इसलिए मैं हर की पेड़ी चला गया। क्योंकि उस समय वहाँ साफ सफाई का कार्य चल रहा था, वहाँ पानी के बहाव को रोक दिया गया था। वहीं बगल के बाज़ार में मुझे हलवा खाना काफ़ी पसंद है। जब भी मौका मिलता है मैं वहाँ हलवा ज़रूर खाता हूँ। अगले दिन सुबह मैं जल्दी निकलकर नंदप्रयाग की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद मैं चाय पीने के लिए रुक जाता था और आसपास के नज़ारों का आनंद लेने लगता था। यह पूरी घाटी भांति भांति के खूबसूरत बिजली के तारों से भरी पड़ी है। उन तारों की खूबसूरती के बारे में तो मैं एक किताब लिख सकता हूँ। नंदप्रयाग से घाट लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ चूँकि सड़क के कटिंग का काम चल रहा था, सड़क की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पर फिर उत्तराखंड में इस तरह के प्रोजेक्ट्स दशकों तक चलते हैं। मुझे ऐसे सड़क की आदत सी है। मेरी प्यारी सी गाड़ी ईओन ऐसे सड़क पर आराम से चलती है। घाट से रमणी लगभग 20 किलोमीटर और आगे है। यह रास्ता चढ़ाई वाला है, जिस कारण हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, पर्वतों का खूबसूरत दृश्य हर तरफ से नजर आने लगा था। क्योंकि मेरे पास काफ़ी समय था और धूप भी अच्छी थी, इसलिए जहाँ मौका मिलता था मैं कुछ देर रुककर उन नज़ारों का आनंद लेने लगता था। बात वही है कि गंतव्य स्थान से ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ पहुँचने का रास्ता होता है, कम से कम मेरे लिए। तो फिर ऐसी जगह पर रुककर अगर इन नज़ारों को ही नहीं देखा तो फिर क्या देखा। मैं करीब 4 बजे तक रामणी गांव से कोई 2 किलोमीटर पहले एक स्थान पर पहुंच गया, जहां एक व्यू पॉइंट है। पीछे से देवेंद्र ने कॉल करके मुझे वहाँ ही रुकने को बोला था। वो आज सुबह ही बद्रीनाथ से चला था और मुझसे थोड़ा ही पीछे था, इसलिए मैं वहाँ रुककर उसका इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करने के लिए क्या लाजवाब जगह थी वह। सामने त्रिशूल, नंदा घुंटी और रोंटी की चोटियाँ दिख रही थी। हालांकि कभी कभी वह बादलों से ढक जाती थी, पर फिर भी वह नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। देवेंद्र को वहाँ पहुँचने में कोई 1 घंटा लग गया। उससे एक बार फिर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा।
पर चूंकि हमें वहाँ से 2 किलोमीटर ही आगे जाना था, हम लोग कुछ देर रुककर सामने हिमालय के पर्वतों पर सूर्यास्त का खेल देख रहे थे। कुछ ऐसे नज़ारे होते हैं जिन्हें सिर्फ सामने देखकर ही महसूस किया जा सकता है। उसकी खूबसूरती किसी कैमरे में कैद करना संभव नहीं है। यह एक ऐसा ही दृश्य था। अंधेरा होने तक हम लोग वहाँ पर ही रुके और फिर रामणी गांव आ गए। मैं काफ़ी थक चुका था, इसलिए हम लोग जल्दी खा पी कर सो गए, क्योंकि सुबह हमें अपनी यात्रा चालू करने से पहले सामान की पैकिंग भी करनी थी। अगले दिन सुबह मैंने अपने होमस्टे से उस गांव को पहली बार रोशनी में ढंग से देखा। पिछली रात हमें गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग सूर्यास्त का दृश्य काफ़ी देर तक देखते रहे थे। अब सूरज की रोशनी में उस गांव के आसपास की खूबसूरती ढंग से नजर आ रही थी। करीब 8 बज गए थे। हम लोग 9 बजे के करीब वहां से निकल जाना चाहते थे, इसलिए मैं अपनी गाड़ी से सामान निकालकर आगे की यात्रा की पैकिंग करने लगा। क्योंकि हमारे खच्चर भी ऊपर जा रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा अधिक सामान ऊपर ले जा सकता था। हमारे ट्रैक में 7 जाने वाले और 5 यात्री यहीं ऊपर रुके थे। संदीप हमारे इस ट्रैक को लीड कर रहा था। साथ आए वो 5 यात्रियों से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। क्योंकि वो लोग समय से तैयार हो गए थे, इसलिए वो हमसे थोड़ा पहले निकल गए। मैं सामान को पैक करवाने के लिए रुक गया। हमें आज पीछे की उन पहाड़ियों को पार करते हुए करीब 10 किलोमीटर दूर धौलधारी नाम के एक स्थान पर पहुंचना था। जल्दी जल्दी करते हुए भी मुझे निकलने में कोई 10 बज गए थे। चढ़ाई चालू करने के स्थान पर ही बाईं तरफ एक शिव मंदिर है। परंपरा है कि यात्रा चालू करने से पहले उस मंदिर में जाकर महादेव का आशीर्वाद ले लिया जाए। तो मैं परंपरा कैसे तोड़ सकता था, इसलिए मैं भी आशीर्वाद लेने वहां आ गया। मंदिर में घुसते ही बाईं तरफ एक रैंप है, जहां से आसपास की पहाड़ियों का बेहद ही खूबसूरत दृश्य दिख रहा था। मैं वहां खड़ा होकर उन्हें करीब 15 मिनट तक निहारता रहा और भूल ही गया कि हम लोग मंदिर आए ही क्यों थे। जब मैं वहां से चलने लगा तो राजेंद्र ने याद दिलाया कि हमें दर्शन तो किया ही नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी का मंदिर गणेश जी का। लाड कदन रोड है ये। डाना हमारे यहाँ छावनी बोलते सर। छावनी से ऊपर जाते हैं सर। उसके ऊपर विनायक भी है, चैतनी विनायक बहुत आगे है सर। वहाँ से होते हुए आज धौलधारी में नाइट होल्ड। धूप तेज हो चुकी थी, जिससे मौसम थोड़ा गर्म हो गया था, जिस कारण मैं जल्दी से जल्दी जंगलों में घुस जाना चाहता था ताकि मुझे कुछ छाया मिल सके। पर चूंकि उसके बाद रामणी गांव के दर्शन दोबारा नहीं होते, इसलिए मैं कुछ देर रुककर गांव को एक आखिरी बार देखने लगा। वो इसलिए क्योंकि हमारा लौटने का रूट रमणी है दूसरा था। हाँ हाँ सर। ये अपने आप में एक हिल स्टेशन है। हाँ सर। हिल स्टेशन तो खैर क्या कहेंगे इसे, पर हाँ हाँ कोई ट्रैक ना करना हो ना, हाँ तो भी यहाँ पे आके एक हफ्ता रहा जा सकता है। रह सकता सर। क्या नजारा है देखो, बड़ा प्यारा गाँव है सर आपका। बहुत कम ऐसे गांव होते हैं जहां से हिमालय के पर्वतों के इतने बढ़िया दर्शन होते हैं। रूपकुंड ट्रैक के दौरान मैंने मनीष और देवेंद्र को यह वादा किया था कि एक दिन मैं उनके गांव से कोई ना कोई ट्रैक अवश्य करूंगा, और आज हम लोग उस गांव से ट्रैक कर रहे थे। हेलो। हम सभी यात्री 3 हिस्सों में बंट गए थे। मैं और राजेंद्र एक साथ थे
आगे देवेंद्र चेन्नई से आए 3 यात्रियों के साथ था और सबसे आगे दिल्ली के 2 लड़के थे जिनसे मेरी अब तक ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। सर वहीं से चढ़ जाओ ऊपर। थोड़ी देर में हम लोग चेन्नई से आए लोगों के साथ मिल गए। कुछ शुरुआती बातचीत हुई। इनका नाम शिवा है। इनके साथ 2 और लोग थे जो थोड़ा पीछे रह गए थे। थोड़ी देर बाद वह तीनों मुझे मिल गए। एक गोकुल है जो कि एक तजुर्बेकार ट्रैकर है। शिवा के साथ उनकी धर्मपत्नी राधिका थी। शिवा और राधिका हिमालय में पहली बार ट्रैक करने आए थे। गोकुल राधिका का भाई है। अब हम लोग बातचीत करते हुए साथ साथ चलने लगे। शानदार ट्रैकिंग का मौसम था। गुनगुनी धूप और ठंडी ठंडी हवा। गांव से कोई 4 किलोमीटर चलने के बाद हमारी दाहिनी तरफ कुछ मिट्टी से बने मकान दिखे। इस स्थान को गनाई कहते हैं और इनमें चरवाहे रहते हैं। रामडी से अब तक हम लोग सिर्फ चढ़ाई करते हुए आए थे। राजेंद्र ने बताया कि हमें यह चढ़ाई विनायक नाम के स्थान तक करनी होगी जो अभी भी वहां से कोई 3 किलोमीटर के करीब आगे था। थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि दाहिनी तरफ हमें बर्फीली चोटियां दिखने लगी। बाईं तरफ रोंटी, बीच में नंदा घुंटी और दाहिनी तरफ त्रिशूल 1 और 2 नजर आ रहे थे। सप्तकुंड के सारे कुंड नंदा घुंटी पर्वत के ठीक बेस पर हैं। देवेंद्र ने बताया कि यह तो बस शुरुआत थी और अब हमें यहाँ से आगे पूरे रास्ते हिमालय के दर्शन होते रहेंगे। कुछ देर उन पर्वतीय नज़ारों को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे ही एक घास का मैदान आया जहां पर हमारी बाएं तरफ ऊपर से पानी की धार नीचे आ रही थी। राजेंद्र ने इस स्थान का नाम पंचगंगा बताया जहां 5 अलग स्रोतों से पानी आता है। हर वर्ष होने वाली नंदा लोक जात यात्रा इस रास्ते से होती हुई बालपाटा तक जाती है। इस यात्रा में मां नंदा की मूर्ति को यहाँ पर ही स्नान कराया जाता है। उस स्थान से थोड़ा नीचे उतरकर आधे किलोमीटर के बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जिसे विनायक कहते हैं। उत्तराखंड में विनायक उस स्थान को कहते हैं जहां हम किसी पहाड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। और क्या जगह थी वो। उस स्थान पर पहुंचते ही अब हमें दूसरी तरफ हिमालय के बर्फ से लदे अनगिनत शिखर दिखने लगे थे। हमने चाहे कितनी बार भी हिमालय की चोटियों को देखा हो, पर फिर भी जब वह किसी ट्रैक में पहली बार इस तरह नजर आते हैं तो खुशी संभाले नहीं संभलती। बाकी लोग वहां से आगे बढ़ गए, पर मैं संदीप के साथ रुककर उन नज़ारों के बारे में और वहां से दिखते चोटियों के बारे में बातचीत करता रहा। लॉर्ड कर्जन ट्रेल यहाँ से सीधा झिंझी गांव की तरफ चला जाता है, जबकि हमें अब यहाँ से दाहिनी तरफ जाना था। वहां से हमें कोई 2.5 से 3 किलोमीटर के करीब और आगे जाना था। शुरू में रास्ता नीचे की तरफ था, इसलिए हमें चलने में दिक्कत नहीं हो रही थी और हम लोग तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। दिल्ली से आए और 2 साथी हमें वहां पर भी नजर नहीं आए। इसका अर्थ था वह हमसे इतनी आगे निकल चुके थे कि हमारे आज के पड़ाव तक या तो पहुंच गए थे या फिर पहुंचने वाले थे।
बाईं साइड हिमालय का नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा था कि हम लोग कुछ कुछ देर में रुककर उन्हें देखने लगते थे। रास्ते में हर थोड़ी थोड़ी दूर पर ऊपर से आते झरने मिल रहे थे, जिनकी आवाज़ से ही थकान दूर हो जाती थी। इस रास्ते में हमारे लिए तो चलना आसान था और गोकुल के लिए भी आसान ही था, पर राधिका को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। हालांकि शिवा भी पहली बार इस तरह का ट्रैक कर रहे थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि उन्हें जरा भी थकान नहीं हो रही थी। राधिका को अवश्य दिक्कत आ रही थी, जिस कारण देविंदर, गोकुल और शिवा उनके साथ ही धीरे धीरे चल रहे थे। आखिरी 1 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी ख़राब था। अब पता नहीं वो हमेशा ही ऐसा रहता होगा या फिर इस साल के अधिक मानसून की वजह से ख़राब हो गया था, पर कई कई स्थान पर तो बिल्कुल टूट सा गया था, जिस कारण हमें रास्ते को छोड़कर इधर उधर से निकलना पड़ रहा था। हम लोग करीब 6 बजे अपने टेंट के पास पहुंच गए। इस स्थान को धौलधारी कहते हैं। इस जगह की ऊंचाई लगभग 3200 मीटर है। हमारे पोर्टर्स और खच्चर हमारा सामान पहले ही ले आए थे। सूर्यास्त हो रहा था, जिस कारण आसपास के पर्वतों पर गुलाबी छटा छा गई थी। हमारे सामने पार्वती, चौखंबा, नीलकंठ, केदारनाथ जैसी चोटियां नजर आ रही थी। पहले दिन की यात्रा कुछ ज़्यादा ही कठिन लगती है क्योंकि हमारा शरीर उस वक्त तक चलने के लिए अभ्यस्त नहीं होता, पर जैसे ही मुझे वहाँ अपना सूटकेस नजर आया, मेरी सारी थकान दूर हो गई। गर्मा गर्म चाय पीकर हम सभी लोग अपने अपने टेंट में थोड़ा आराम करने लगे। करीब 8 बजे तक हम लोग खाना खाकर सो गए। देविंदर ने हमें पहले ही बता दिया था कि अगले दिन का ट्रैक काफ़ी लंबा और कठिन होने वाला था। अगले दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। मैं सूर्योदय के समय पर्वतों पर सूरज की रोशनी के फैलने का दृश्य देखने के लिए उत्साहित होकर खड़ा था। वहां पर सिर्फ जियो का ही मोबाइल सिग्नल आ रहा था। तो कुछ तो फिर आपके बंदे थोड़ा धोखा भी देते हैं, है ना? अजी आसान है, आसान है, आसान है, अब बस उसके बाद तो चले जाओ। ये मुश्किल होता चला गया। संदीप से अपने पिछले दिनों के ट्रैक के बारे में मैंने कुछ बातचीत की। Real tough and beyond the toughness, I expect a lot of thrills and chills. That I got in the last half hour or 1 hour of that trek. मैंने कुछ समय शिवा और गोकुल के साथ भी बिताया और पिछले दिन के ट्रैक के बारे में कुछ बातचीत की। For a first day, it was a most unforgettable day for us. No doubt about it. Like it cannot be erased from our lives. That kind of a day it was. It was just. ये 12 किलो है, 12 किलो। घोड़ा कितना उठाता है? क्विंटल उठाता, पर क्या रास्ता वो है ना। तो मैं घोड़े पे जाती तो नहीं कर रहा ना? क्योंकि आज हमें काफी लंबा चलना था, इसलिए हम लोग 7 बजे तक निकल जाना चाहते थे। हाल फिलहाल की बारिश के कारण वह स्थान पर
जहाँ हमारा टेंट था काफ़ी डैम्प लग रहा था, जो कि अगले कुछ दिनों के धूप में शायद सूख जाए। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी पवन की थी। वैसे मैं ज़्यादातर सुबह बिना नाश्ता किए हुए ही चलता हूँ, पर पोहा देखकर मुझे लालच आ गया और मैंने जमकर नाश्ता किया। करीब 7 बजे हम लोग आगे चलने के लिए तैयार हो गए। हमें इस स्थान से सीधा ऊपर जाना था। गोकुल सबसे आगे चल रहा था और उसके बाद शिवा और राधिका थे। चूंकि वह दोनों धीरे धीरे चल रहे थे, कोई 10-15 मिनट में ही मैं और राजेंद्र उनसे आगे निकल गए। एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि पिछली शाम मैं राधिका को कैंप तक पहुँचता देखकर काफ़ी हैरान हुआ था। उनकी चाल रामड़ी गांव से निकलने के थोड़ी देर बाद ही डगमगाने लगी थी और वह जैसे तैसे करके ही आगे चल पा रही थी। मुझे लगा था कि देवेंद्र को किसी भी वक्त उन्हें दोबारा रामड़ी लेकर जाना पड़ेगा, पर वह कैंप तक पहुंच गई। अब आज की चढ़ाई को देखकर मेरा ये अनुमान था कि उन्हें आज तो वापस लौटना ही होगा, क्योंकि वह अभी से ही थकने लगी थी। मुझे आगे के रास्ते को देखने की उत्सुकता थी, इस कारण मैं तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, हमारे पीछे बालपाटा की चोटी और बाईं तरफ विशाल हिमालय के फैले हुए शिखर दिख रहे थे। ऐसे ही दृश्य मेरे दिमाग में था, जिस कारण मैं सबकुन ट्रैक करना चाहता था। सही मायने में ये असली हिमालय का ट्रैक था। अपने दिल्ली वाले साथी सबसे आखिर में चले थे, पर धीरे धीरे वह भी हमारे पास पहुंच गए थे। पिछली शाम कैंप में मेरी उनसे कुछ बातचीत हुई थी और अच्छी जान पहचान हो गई थी। संदीप को बोलना 3 बारी जय माता दी बोले। वो नीचे रह गया। आप नीचे हम जहाँ पे रुके थे जगह कौन सी थी? दोलधारी। दोलधारी। हाँ सर। तो दोलधारी से हमें बताया गया था कि अगले 2 किलोमीटर तक चढ़ाई। खड़ी चढ़ाई है। हाँ सर। तो अभी हम यहाँ तक आए हैं, एक आध घंटा लगा हमें। हाँ यहाँ से वो 60-65 डिग्री है सर। हाँ सर। यहाँ से ऊपर यहाँ से फिर ऐसे में ऐसे यहाँ से घूम के सीधे इसके पीछे ये जो दिख रहा है इसके पीछे ऐसे में चलना, ऐसे में। आज के ट्रैक की एक और ख़ास बात यह थी कि इस हिस्से में पानी बिल्कुल नहीं था, जिस कारण हमें पूरे दिन भर के लिए अपने साथ पानी लेकर जाना था। करीब 60 से 65 डिग्री के एंगल की चढ़ाई पर हम लोग आगे चलते रहे और लगभग 1 घंटे के बाद एक ऊंचे पॉइंट पर पहुंचे, जिसका नाम राजेंद्र ने मुझे घी थपानी धार बताया। गढ़वाली भाषा में घी मतलब घी होता है और थपानी का मतलब होता है जहां घी को लगाते हैं। मेरा अंदाज़ा है वह हिंदी के शब्द थोपने से मिलता जुलता होगा। यह भानु है और यह है वरुण। भानु ने हिमालय में कई मुश्किल ट्रैक्स कर रखे थे, इसलिए उसके लिए यह ट्रैक कुछ खास मुश्किल नहीं था। और वरुण का यह पहला हिमालय में ट्रैक था। हालांकि उसने आने से पहले थोड़ी तैयारी कर ली थी, पर फिर भी तैयारी तो तैयारी होती है और ट्रैक ट्रैक ही होता है। पिछले दिन ये दोनों दोस्त गोले की तरह तेजी से दौलधारी कैंप तक पहुंच गए थे। उस स्थान से करीब करीब 270 डिग्री का व्यू मिलता है। ऐसे स्थान पर 10 मिनट समय बिताना तो बनता ही था। वरुण और भानु को यह जगह कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई, जिस कारण वो लोग वहां रुक गए।
जबकि मैं और अजिंदर थोड़ा और आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे बढ़कर हम लोग उस धार के दूसरी तरफ चले आए, जिधर से हमें रूपकुंड ट्रैक के कुछ हिस्से दिखने लगे। अली बुग्याल भी वहां से साफ साफ नजर आ रहा था। यह अली बुग्याल है, यह बेदनी बुग्याल का इलाका है और यह पठार नचानी। थोड़ा ऊपर जाकर वैसा ही एक स्थान था जहां से करीब 270 डिग्री का व्यू मिलता है। मुझे इस पूरे इलाके का नाम अलीधार बताया गया। मेरे ख्याल से यह नाम इसलिए होगा क्योंकि इस स्थान से हमें अली बुग्याल नजर आता है। रास्ता दिखा नहीं हो रहा है। उस स्थान से हमने दूर दूर के इलाकों को पहचानने की कोशिश की। वह कार्य जिसमें मुझे बहुत आनंद आता है। फिर वहां जब जंगलों से चढ़ गए ना, ठीक है, ऊपर चढ़ ऊपर अली बुग्याल पहुंचते हो। अच्छा वाली फिर वहां से ना बेदनी से होते हुए नीचे रिच शेप इधर आते हो। तो बेदनी किधर है? बेदनी इस तरफ है। अच्छा ऑन द लेफ्ट। अच्छा, आप वहां से ना आप हाँ। पूरा कलवा विनायक तक देखते हैं अच्छा। उस पॉइंट से। ओके ओके। उधर अच्छा ही मैंने। अच्छा 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 अच्छा। सर इसी का मजा है, दूर से ना उस जगह को देखने का। और मैं एक बार फिर से गलत साबित हुआ। धीरे धीरे करके ही सही, करीब 1 घंटे में वह तीनों लोग वहां आ गए। हम लोग आगे बढ़ गए। अब हमें इसी तरह के रास्तों पर ऊपर नीचे चलना था। रास्ता थोड़ा पथरीला था, पर मैंने इस तरह के रास्ते की ही उम्मीद की थी। और जो व्यू वहां से मिल रहा था वह तो इस संसार से परे था। संदीप ने हमें उधर से गोपेश्वर और उससे पीछे रुद्रनाथ और चंद्रशिला को पहचानने में मदद की। तो ये टी लाइन खत्म हो रही है यहाँ पे पनारधार, और इसी से सीधे आगे आगे आपका रुद्रनाथ है। और इस रिज के जो बैक साइड में एक टॉप वाली चोटी ये है चंद्रशिला पीक। यहाँ कहीं पर पनार है और यह है पितृधार, और यहाँ से नीचे हम रुद्रनाथ चले जाते हैं और यह चंद्रशिला है। और इस साइड को आपको आली भी दिख रहा है, आली बुग्याल ऊपर से और अच्छा दिखेगा अभी। यह अली बुग्याल है। संदीप ने बताया कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वह पूरा इलाका हमें और भी अच्छा दिखेगा। इस इलाके को सीखधार कहते हैं, जो कि वहां से नीचे किसी गांव के नाम पर रखा गया है। डाउन लाइन। हाँ वो लेफ्ट जा रहे हैं आगे। हम लोग चलते थे, रुकते थे, बैठते थे और फिर से चलने लग जाते थे। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें वहाँ से शिम्बे बुग्याल का इलाका नज़र आया, जहाँ पर हमें अगली रात को रुकना था। पर जैसा मैं नहीं चाहता था, यह दृश्य वैसा ही था। पर आगे कल दिख रहा है कि बर्फ बहुत है आगे रास्ते में, तो हो सकता है कल मतलब फीट भर से ऊपर बर्फ हो, तो रास्ते में दिक्कत हो सकती है। बाकी आज का तो सब नॉर्मल है, लग रहा है अभी तक। अब तक तो हम लोग सतकुंड के पास के इलाके में बर्फ़ ना होने की उम्मीद कर रहे थे, और यहाँ तो शिम्बे बुग्याल में भी बर्फ़ थी, जो कि सतकुंड ट्रैक का बेस कैंप है। खैर, हमने सोचा अब आगे चलकर ही देखेंगे, पर यह तो पक्का हो गया था कि अगले दिन की चढ़ाई हमें बर्फ़ के बीच से ही करनी थी।
भानु और वरुण आगे आगे चल रहे थे, मैं और राजेंद्र बीच में, और हमसे काफ़ी पीछे शिवा और उनके साथी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, शिवा और गोकुल बहुत तेज़ी से चल सकते थे, पर राधिका के कारण वह धीरे धीरे चल रहे थे। वह दोनों राधिका को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि सही भी था। दूसरी तरफ पहुंचे तब हमें रूपकुंड का पूरा रूट नजर आने लगा। हालांकि बादल आ गए थे, पर फिर भी मैं वहां से रूपकुंड के रूट को पहचान सकता था। यह पथार नचानी, यह केलिवा विनायक और यह बगुआ वासा, यहाँ कहीं पर रूपकुंड है। आज का पड़ाव हमारा पत्थरकुदी में लगेगा। कल के लिए थोड़ा चढ़ाई है, उसके बाद सीधे मारखोली होते हुए, सूर्यगढ़ होते हुए, सत्यविनायक होते हुए सिम्बई पहुंचेंगे कल। अब हमें इस स्थान से थोड़ा नीचे जाना था। मैं और राजेंद्र अंदाजा लगा रहे थे कि आज कहाँ पर टेंट लगना चाहिए। बहुत अच्छा किया हुआ आपने पहले मुझे बता दिया कि वहाँ लग सकता है, नहीं तो मुझे लगता है कि ये मेरी किस्मत ही वही है। अब हमें वहां से सिर्फ नीचे उतरना था, इसलिए हमारी गति थोड़ी तेज हो गई थी। जब मैंने शिवा और राधिका को साथ आते हुए देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग यहाँ तक आ सकते थे। पर मैं ज़्यादा चिंतित था, क्योंकि पिछले दिन तक तो वो लोग वहाँ से रमणी आसानी से वापस जा सकते थे, पर आज हम इतनी आगे आ गए थे कि वहाँ से वापस जाना आसान नहीं था, और हमें अभी वहाँ से 3 दिन का ट्रैक और करना था। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे ताकि रोशनी रहते हम लोग टेंट तक पहुँच जाए। आखिरकार शाम 6 बजे के आसपास हम लोग टेंट तक पहुँच गए। हम लोग सुबह 7 बजे के आसपास चले थे। वहाँ आने में हमें लगभग 11 घंटे लग गए। रास्ता काफ़ी खूबसूरत पर बेहद थकाने वाला था, पर जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वह थकान याद नहीं रहती, बस गंतव्य स्थान की खूबसूरती ही नजर आती है। इस स्थान को पथारकुड़ी कहते हैं। धौलधारी की तरह यह स्थान भी टेंट लगाने के लिए बेहतरीन था। सामने बर्फ से लदे हिमालय के पर्वत नजर आ रहे थे। मेरे हिसाब से यह स्थान धौलधारी से भी बढ़िया था, क्योंकि यह ज्यादा खुला था। कुछ समय मैंने शिवा गोकुल के साथ आज के ट्रैक के बारे में गपशप किया। You know how we take exams. We start with 2 mark question, then we do 5 marks, then essay and all. Today we started with the essay question. ठीक है? And by noon it was like 2 marks or something, and by 2 o'clock or 1 o'clock, it became an open book test. Okay. Let's see on today's day 3, day 4, how I many could marks summarize of it this essay? way only. But since we did very well in the essay paper, ना मजा आ गया। क्योंकि सूरज अस्त हो रहा था, आसपास का माहौल बिल्कुल गुलाबी हो गया था। हम सभी लोग चाय की चुस्कियों के साथ इस खूबसूरत दृश्य को एकटक देख रहे थे। हम लोग अब नंदा गुंटी के इतने करीब आ गए थे कि अब त्रिशूल पर्वत दिखना बंद हो गया था, पर रोंटी और नंदा गुंटी बिल्कुल हमारे बगल में आ गए थे। सूर्यास्त होने के बाद भी सभी बर्फीली चोटियां एकदम साफ नजर आ रही थीं। हम लोग खा पी कर 8 बजे तक सो गए, क्योंकि हमें अगले दिन बर्फीले रास्तों में कठिन चढ़ाई करनी थी। अगले दिन सुबह उम्मीद के मुताबिक मौसम साफ मिला।
प्रतीक्षा थी सामने के पर्वतों पर सनराइज का खेल देखने की। रात को ठंड काफी हो गई थी, जिस कारण हर जगह फ्रॉस्ट जम गई थी। हम लोग नाश्ता करके सुबह 7 बजे तक निकल जाना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ, पर मेरे साथ नहीं। निकल गए अपने सारे बंदे यार, लेट हो गया आज मैं। नहीं हुआ लेट आज तक नहीं। हालांकि सोलर पैनल मैंने अपनी बैटरीज के लिए खोला था, पर सभी लोग अपने अपने फ़ोन के साथ पहुंच गए और फ़ोन चार्ज करने की जैसे होड़ सी लग गई। सर देखो हम दिल्ली वाले हैं, हम कुछ करे ना करे स्टाइल पूरा होना चाहिए। ट्रैक हो चाहे ना हो, ठीक है, टेंशन फुल। मुझे लगा कि मेरा नंबर अब नहीं आएगा, इस कारण सोलर पैनल को उनके साथ ही छोड़कर मैं आगे बढ़ चला। आज हमें वहां से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंचना था, जिसका नाम है शिम्बे बुग्याल। वैसे तो कोई समस्या नहीं थी, पर करीब आधा रास्ता हमें बर्फीले इलाके से जाना था। वो माना पीक, वो जो बीच पर है ना, वो माना पीक है। ट्रैक के लिए एक शानदार मौसम था, काफी मजा आ रहा था चलने में। आज हम सभी लोग साथ साथ ही चल रहे थे। चलने का तरीका आज भी पिछले दिन जैसा ही था, जहां शिव और गोकुल राधिका को चलने में मदद कर रहे थे। हालांकि मैंने एक बात नोट की थी, भले वह दोनों धीरे धीरे चल रहे थे, पर वे रुकते कहीं नहीं थे, जिस कारण हर स्थान पर वह हमारी उम्मीद से काफी पहले पहुंच जाते थे। हमारे बैकग्राउंड में हिमालय की चोटियों पर बर्फ धूप से जगमगा रही थी। जहां मौका मिलता था मैं खड़ा होकर उन्हें देखता रहता था, और भानु भी यही करता था। ट्रैकिंग के दौरान मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो रुक रुक कर पहाड़ों को इतने ध्यान से देखते हैं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि भानु को पहाड़ों से सच्चा लगाव था। स्नो लेपर्ड दिखाओगे आज? होगा तो दिखाएंगे, होगा तो दिखाएंगे सर। मजा आएगा अगर मिल गया तो। एक भी फोटो आ गई ना मेरे पास सारे। हमें सामने जो पीक्स दिख रही थी उनमें प्रमुख हैं केदारनाथ, चौखंबा, पार्वती, नीलकंठ, कामेट, माना और नीलगिरी। और हम जिस तरफ बढ़ रहे थे उधर नंदा गुंटी और रोंटी की चोटियां तो थी ही। रोंटी के बगल में जो बर्फीला पर्वत था वो मेरे ख्याल से बुग्याल कोटी था, पर मैं ये पक्के तरीके से नहीं कह सकता। So we have walked 2.5 hours now. 7:15 to 9:45. 2.5 hours, and hopefully 1/3 of the distance we have covered. I hope for the day. हालांकि शिवा चेन्नई से थे, वह बहुत बढ़िया हिंदी बोलते थे, जबकि गोकुल हिंदी समझता था, पर बोलने में उसे थोड़ी दिक्कत होती थी। राधिका को शायद हिंदी थोड़ी ही समझ आती थी, पर उनका काम ठीक ठाक चल रहा था। Layer of 5 stones of the same अब रास्ता size. काफी पथरीला हो गया था। अब हम लोग घास पर कम चलते थे और पत्थरों पर ज्यादा। पर फिर भी मजा आ रहा था। इस तरह के ट्रैक्स करने ही तो हम लोग वहां पर आते हैं।
अब चढ़ाई काफ़ी बढ़ गई थी और उस पर भी हमें सिर्फ पत्थरों पर चलना था और फिर ऑक्सीजन की कमी तो हो ही गई थी, जिस कारण अब हम लोग काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त बर्फ की परत ज़्यादा मोटी नहीं थी और अगर यह सिर्फ बुग्याल का रास्ता होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। समस्या थी कि वहाँ पर छोटे बड़े बहुत पत्थर थे जो कि बर्फ से ढक गए थे। घास पर चलते हुए भी हम कई बार गलती से पैर पत्थर पर रख देते थे जो कि हमारे वजन से हिल जाता था, जिससे हमारा संतुलन बिगड़ जाता था। बहुत ही बढ़िया पहला ट्रैक। हाँ अमेजिंग। 4000 मीटर आप सब लोगों का साथ है। चंदन शिवा, जिन्हें ट्रैक में एक्साइटमेंट और थ्रिल चाहिए था, वो उन्हें भर भर कर मिल रहा था, जिसकी प्रसन्नता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। First day it was trees, second day it was grassland meadows, and third day it's snow, ice. यह बात तो राधिका ने सही कहा कि हमें हर वह चीज़ इस ट्रैक में मिल रही थी जो कोई भी हिमालय के ट्रैक में उम्मीद करता है। पहले दिन पेड़ों के बीच ट्रैकिंग, दूसरे दिन बुग्याल में और उस दिन बर्फ में। यह पांचों यात्री कंचन नैथानी के YouTube वीडियो को देखकर सतोपंत ट्रैक के लिए देवभूमि ट्रैकर के पास आए थे, पर अधिक बर्फबारी हो जाने के कारण उस ट्रैक को अचानक से बंद करना पड़ा। हम 6 यात्रियों में से 3 ने तो पहले ट्रैक्स किए हुए थे, पर बाकी 3 लोगों को जाने क्या सोचकर मनीष ने इस ट्रैक में इस मौसम में भेज दिया था, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी। शिवा बेहद खुश थे और अलग अलग गाने गा रहे थे, कुछ हिंदी में और कुछ तमिल में, और हम सब उसका आनंद उठा रहे थे। अब हम लोग ऐसे स्थान पर आ गए थे जहाँ बुग्याल करीब करीब खत्म हो गए थे और हम सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों के बीच से जा रहे थे। अब यहाँ बर्फ की वजह से 2 चीज़ें हुई। एक तो पत्थरों के बीच की जगह ढक गई थी, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमें पैर कहाँ रखना है, और दूसरा कई जगह पर बर्फ ब्लैक आइस में तब्दील हो गई थी, जिस कारण फिसलने का खतरा बढ़ गया था। பனி துளிதான் என்ன செய்யுமோ மூங்கில் காட்டில் தீ விழும் பொழுது மூங்கில் காடென்று ஆயினள் மாது। थकान के कारण हम लोग थोड़ी थोड़ी देर के बाद बैठ जाते थे, कुछ खाते पीते थे और हंसी मजाक करते थे। और राधिका, जो हमें पिछले 2 दिनों से हैरान कर रही थी, वो आज भी हमें अचंभे में डाल रही थी। धीरे धीरे करते हुए वो ऐसे हिस्सों को भी पार कर लेती थी जहाँ पर कभी कभी हम लोग भी डर जा रहे थे। நான் இல்ல போய் இங்க சாப்பிடல, இது ரொம்ப கொஞ்சம் மெல்ட் ஆயிட்டு இருக்கான், இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள்। ஐஸ்லே காலேஜ் வா ஐஸ்। हमें नीचे से चले हुए कोई 5 घंटे हो चुके थे। हम लोग एक स्थान पर लंच करने के लिए रुक गए। बर्फ़ पर चलने पर थकान काफ़ी अधिक हो जाती है, जिस कारण ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कोई 10 घंटे चल कर आए हों। मुझे अभी भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मैं राजेंद्र के साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में भानु और वरुण भी पीछे से आ गए। शायद वह भी इस बर्फीले इलाके को पार करके फुर्सत से ही कुछ खाना चाहते थे। फाइनली रीच्ड हियर।
यह शिव का घराट है। जब इसके नीचे से पानी बहता है तो वैसी ही आवाज़ आती है जैसा पानी के घराट चलने की आती है। ऐसा ही शिव का घराट मैंने मणिमहेश कैलाश के रास्ते में भी देखा था। दोपहर हो जाने के कारण अब मौसम कुछ खराब होने लगा था। काले काले बादल आने लगे थे, पर्वत छट भी जाते थे। इस तरह के मौसम में दोपहर में कभी कभी कुछ देर के लिए बर्फ़ पड़ जाती है और हम उम्मीद कर रहे थे कि आज ऐसा ना हो। आखिरकार 3 बजे के आसपास हम लोग दूसरी तरफ आ गए। यहाँ से आगे अब सूखा रास्ता था पर थोड़ी चढ़ाई थी। सबने अपने क्रैम्पॉन्स निकाल दिए क्योंकि अब हमें सूखे रास्ते पर ही चलना था, पर मैंने नहीं निकाला। Because snow is over now. Not on the top? No. On the other side there is. Other side it's there, but That may not Well, be we- this I think much. we'll not track there. Okay, we'll not trek today. वहाँ करीब आधा घंटा रुकने के बाद जब सभी लोग वहाँ पहुँच गए, हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। शिम्बे बुग्याल पहुँचने के लिए हमें वहाँ से कोई 300 मीटर की चढ़ाई करनी थी। हम गलत थे। हमें लगा था कि आगे का रास्ता सूखा मिलेगा, पर थोड़ी दूर के बाद फिर से बर्फ मिलने लगी। हम लोग आराम आराम से आगे बढ़ते रहे। एक आखिरी चढ़ाई करके हम लोग ऊपर शक्ति विनायक मंदिर के पास पहुंचे, जहां से हमें उस रिज के दूसरी तरफ का दृश्य दिखा। दूसरी तरफ का दृश्य देखकर मेरे मन में मिले जुले विचार आए। मुख्यतः 3 तरह के विचार थे। पहला, अब चूंकि मैं नंदागुंटी पर्वत को नीचे से ऊपर तक पूरा देख पा रहा था, उसकी भव्यता का एहसास हो रहा था, जिस कारण मैं थोड़ा भयभीत हो गया था। दूसरा यह कि इस पूरे इलाके की खूबसूरती ने मेरा मन मोह लिया था। और तीसरा यह कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसका कारण यह था कि जहाँ पर अक्सर टेंट लगाए जाते हैं, हमारे टेंट को उससे कोई 1.5 किलोमीटर नीचे उल्टी दिशा में लगाया गया था, जिसका मतलब था अगले दिन सुबह हमें 1.5 किलोमीटर अधिक चढ़ाई करनी होती, जो कि उस ऑक्सीजन रहित वातावरण में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। गोकुल भी शांत हो गया था, क्योंकि वहाँ की दशा देखकर अब हमें अगले दिन के ट्रैक की संभावना पर ही संदेह होने लगा था। हमने जितनी बर्फ की कल्पना की थी, बर्फ उससे कहीं ज़्यादा थी, और हमारा टेंट दूर लगने के कारण अब रास्ता और भी लंबा हो गया था। कुछ देर के बाद हम सभी चुपचाप धीरे धीरे नीचे टेंट की तरफ बढ़ने लगे। भानु और वरुण हमसे काफ़ी आगे निकल चुके थे। मैं, गोकुल, शिवा और राधिका आसपास ही थे और धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। अब अंधेरा भी होने लगा था, जिस कारण हमें तेजी से नीचे आना था, पर चूंकि मेरे अलावा सबने अपने क्रैम्पॉन्स हटा दिए थे, उन सभी के पैर फिसल रहे थे। गिरते पड़ते जैसे तैसे हम सब अंधेरे में टेंट के पास पहुंचे। कुछ 7 बज रहे थे। हम सब चुपचाप अपने टेंट में घुसकर आराम करने लगे और अगले दिन के ट्रैक की संभावनाओं के बारे में विचार करने लगे। सुबह सुबह हम लोग करीब 5:30 बजे आगे की तरफ बढ़ गए। हमें कुछ 7 या 7.5 किलोमीटर जाकर आज ही वापस आना था। इसमें वो 1.5 किलोमीटर भी जुड़ गया था, जो हमें टेंट को अपने स्थान से नीचे लगाने की वजह से हुआ था। आगे बर्फ की दशा देखकर तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे। पिछली रात वहाँ से आगे जाने के विषय पर सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा। शिवा और राधिका काफ़ी थक चुके थे, इस कारण वो आगे नहीं जाना चाह रहे थे।
शिवा तो शायद हमारे साथ चल भी लेते, पर वो राधिका के लिए रुक गए। वही वरुण और भानु के बिल्कुल अलग विचार थे। वो शुम्बे बुग्याल में रुककर हिमालय को महसूस करना चाहते थे। अब तक हर रोज हम लोग सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ चलते रहते थे। कहीं पर भी स्थिर रहकर हिमालय को निहारने का और महसूस करने का मौका नहीं मिला था। तो वह एक सच्चे हिमालय प्रेमी की तरह वहाँ पर रुककर उस माहौल में रम जाना चाहते थे। अगर वह दोनों चाहते तो आसानी से सतकुंज जा सकते थे, क्योंकि वह दोनों हम सबसे बढ़िया चलते थे। उनके पास तजुर्बा भी था और स्टेमिना भी, पर फिर भी वो बुग्याल में ही रुकना चाहते थे। और मैं और गोकुल यह देखना चाहते थे कि उन परिस्थितियों में हम आगे We are कितनी दूर climbing तक जा towards सकते हैं। Subkund. Let's see how far we are able to make it. We are with our team and we have done almost 1 hour for now, I hope. Yeah, let's see. आखिरकार हम 5 लोग आगे बढ़े। गोकुल, मैं, राजेंद्र, संदीप और पवन। धीरे धीरे उजाला होने लगा था और दूर हिमालय के पर्वतों पर सूरज की रोशनी पड़ने लगी थी। ठंड के कारण बर्फ काफी ठोस हो गई थी, जिस कारण हमें चलने में दिक्कत नहीं आ रही थी। पर हम ये जानते थे कि दिन में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, यह बर्फ हल्की पड़ जाएगी और हमारे पैर उसमें धंसने लगेंगे। यहाँ से चढ़ाए ऊपर, बर्फ ही बर्फ। यह है वो हिस्सा जिसके बारे में हम लोग चिंतित थे, जूनार गली। जुनार गली का मतलब होता है कि मतलब पहले उसमें बोलते हैं कि जुनार मतलब होता है राक्षस, कुछ ऐसे होता है कि मतलब बहुत टफ है क्या, मतलब इसलिए उसका नाम जुनार गली रखा है उन्होंने। गढ़वाली में जूनार का अर्थ होता है यमराज। चूंकि यह रास्ता इतना खतरनाक है, इसे यमराज का या फिर मौत का रास्ता कहा जाता है। जूनार गली का रास्ता कोई 1 किलोमीटर लंबा है, जो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है और कुछ कुछ हिस्सों में चढ़ाई काफ़ी अधिक है। ये सारा इलाका ही जूनार गली कहलाता है। अब जाना तो था ही, इसलिए हम लोग बिना समय गंवाए बढ़ते रहे। ध्यान से बर्फ और पत्थरों के बीच का गैप का अंदाजा लगाते हुए हम लोग बढ़ रहे थे। थकान तो हो रही थी, पर हमारे जोश में कोई कमी नहीं थी। बर्फ का तो ऐसा है कि या तो वह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या फिर काफ़ी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में हम लोग आराम से चल सकते हैं। समस्या तब आती है जब वो उतनी ही हो कि ज़मीन और पत्थरों के बीच का गैप दिखाई न दे, उसी में गड़बड़ होती है। संभल संभल कर चलना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे एक तरफ गहरी खाई थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस तो फूल ही रही थी, ऊपर से बर्फ में चलने की वजह से थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। पर आसपास के हिमालय के पर्वतों को देखते ही वह थकान और डर दोनों ही गायब हो जाते थे और आगे बढ़ने के लिए जोश आ जाता था। हम लोग काफ़ी डिसिप्लिन के साथ बढ़ रहे थे। सबसे आगे राजेंद्र होता था, जो कि बर्फ से दबे इस इलाके में रास्ता बना रहा था। इसके बाद संदीप, जो कुछ औजारों के साथ ज़रूरत के हिसाब से बर्फ हटा रहा था। और सबसे पीछे पवन रहता था, यह देखने के लिए कि मैं और गोकुल ठीक ठाक आगे बढ़ रहे हैं। सूरज की रोशनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगी थी, इसलिए हम चाहते थे कि बर्फ ढीली होने से पहले इस हिस्से को फटाफट पार कर लें। को 1 घंटे में हमने इस हिस्से को पार कर लिया।
आगे थोड़ी दूर पर राजेंद्र हम लोग का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ एक अच्छे सूखे स्थान पर बैठकर हमारा चाय पीने का प्लान था। यह निशान हमें हैरान कर रहे थे क्योंकि इस इलाके में हफ्तों तक कोई और टीम नहीं आई थी, तो हमारा मानना था कि यह निशान स्नो लेपर्ड के थे। आजकल पार्ले जी के बिस्किट्स को खाना अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा बताया जाता है, और इस तरह के स्थान पर चाय के साथ पार्ले जी के बिस्कुट के खाने की एक पुरानी परंपरा है जिसे हम लोग तोड़ना नहीं चाहते थे। इसका जो मज़ा है वह तो वही लोग जानते हैं जो ऐसे स्थान पर इन्हें खाते हैं। वहाँ से कोई आधे किलोमीटर आगे थोड़ा फ्लैट से एरिया था। वहाँ से हमें आगे का रास्ता साफ साफ दिख रहा था। ये सामने यहाँ से ये रास्ता पूरा वो रिस तक जाना है, उसके बाद वहाँ से फिर इधर को घूम के इस पहाड़ी के पीछे आ जाना है। तो मुश्किल से 1 किलोमीटर का रास्ता बचा है बस अब। तो संदीप के हिसाब से हमें वहाँ से कोई 1 किलोमीटर ही आगे जाना था। हालांकि मैं जानता था कि वो यह बात हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए कह रहा था, इसलिए हमने रास्ता कोई 2 या 2.5 किलोमीटर माना। इधर जाना है ना यहाँ से? हाँ उधर पाथ है, एटलीस्ट पाथ डिफाइंड है यार यहाँ से आगे। क्यों सर? पूरा ही पार्ट डिफाइंड है वैसे नीचे से। ये तो बड़ा डिफाइंड है सर, घुटने छिल गए यार। समस्या दूरी की नहीं थी, समस्या थी बर्फ में चलने की। 1-1 मीटर आगे चलना मुश्किल हो रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि बर्फ के नीचे क्या है, और अगर नीचे पत्थर है तो वह कितना स्थिर है और क्या वो हमारा वजन ले पाएगा। दस बज गए थे क्योंकि हमें आज ही वापस लौटना था। हमें अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता थी, पर यही खासियत थी संदीप के लीडरशिप की। वो हमें ज़्यादा पुश नहीं कर रहा था, हंसी मजाक करके माहौल को हल्का रख रहा था। ऐसे मैंने कई ट्रैक्स किए हैं जहाँ पर ट्रैक लीडर्स अपने आप को किसी मिलिट्री ब्रिगेडियर से कम नहीं समझते और उसी कड़क टोन में अपने क्लाइंट से बात करते हैं। यहाँ संदीप, राजेंद्र और पवन उस कठिन परिस्थितियों में भी हंसी मजाक करते हुए हमें ले जा रहे थे, और ऐसा नहीं था कि वह सेफ्टी को नज़रअंदाज कर रहे हों। ऐसी स्थिति में पानी के बगल में काफ़ी ठोस बर्फ रहती है, ब्लैक आइस। पर चूंकि हम लोगों ने क्रैम्पॉन्स लगाए हुए थे, हमने आसानी से इस हिस्से को पार कर लिया। संभल कर हम लोग आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हम जानते थे कि एक गलती और हम लोग फिसलते हुए नीचे जा सकते थे। हालांकि आगे बर्फ बढ़ रही थी, पर कहीं ना कहीं यह उम्मीद भी जग रही थी कि हम लोग पहले झील तक तो पहुंच ही जाएंगे। पहले झील में पानी नहीं है, उसका नाम मृत्यु कुंड है और वह सप्तकुंड का हिस्सा नहीं है। हमने उसे ही अपना टारगेट बना लिया। हमें इस हिस्से में चलते चलते कोई 1 घंटा हो गया था। कुछ देर बाद मैंने ऊपर की तरफ राजेंद्र और गोकुल को एक स्थान पर बैठे देखा, और जिस तरीके से गोकुल बैठा हुआ था मुझे लग गया कि शायद हम मृत्यु कुंड तक पहुंच गए हैं। वही कुंड जिसमें पहले पानी होता था पर अब सूख गया है। 1970 के आसपास इस कुंड का एक हिस्सा टूट गया था, जिस कारण अब वहां पानी नहीं टिकता। उस स्थान से क्या बढ़िया नज़ारा था, और खुशी इतनी कि बयां कर पाना मुश्किल था। वहाँ जितने भी कुंड हैं उनके बारे में संदीप ने कुछ कोई जानकारी इसको दी। मानता है, कोई जो ऊपर फर्स्ट कुंड है उसको मानता है पार्वती कुंड, ये, और उसके बाद सेकंड कुंड गणेश कुंड मानते हैं, थर्ड कुंड नारद कुंड मानते हैं, फोर्थ कुंड शिव कुंड हो गया आपका जो मेन कुंड है,
और वहाँ पे नंदा देवी के राजा की यात्रा भी होती है हर 6 महीने में, 6 साल में। हर 6 साल में। उसके बाद बाकी कुंड बाकी ऊपर की साइड में हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। गोकुल भी वहाँ के बारे में काफ़ी रिसर्च करके आया था। So we have 7 kunds here. So one is Vinayak Kund, Shiv Kund, Shakti Kund, Parvati Kund, and then Nandi Kund, and Narada Maharishi Kund, and Bhairav Kund. हम लोग वहाँ कोई आधे घंटे तक रुके, कोई 11:30 बज चुके थे। इस सफलता के बाद हमने अपना गोल पोस्ट आगे बढ़ा दिया। अब हम थोड़ा और आगे जाने के बारे में सोचने लगे। इधर से राजेंद्र ने बताया कि हमें पानी का पहला झील पार्वती कुंड कोई 400 मीटर आगे मिलेगा। यहाँ से 400 मीटर और आगे बताओ। आगे बढ़ने से पहले मैं उधर से घाटी का दृश्य देखने लगा। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तो मौसम खुला था, पर जाने लौटते वक्त तक वो खुला रहता कि नहीं। वहाँ से हम लोग नीचे अपने टेंट भी देख पा रहे थे और देवेंद्र से मेरी वॉकी टॉकी पर बातचीत भी हो रही थी। कुछ देर में हमें यह बात समझ आ गई कि पार्वती कुंड वहाँ से 400 मीटर नहीं, लगभग 1 किलोमीटर दूर है। अब तक यह बात तो साफ हो चुकी थी कि अगर इस तरह की बर्फ न पड़ी होती तो हंसते खेलते हम लोग वहाँ कोई 3 घंटे पहले ही पहुँच गए होते। पर पार्वती कुंड देखने की लालसा में हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। इस पहाड़ी के पीछे ही पार्वती कुंड है जहाँ हम लोग जा रहे थे। थोड़ी देर पहले तक आसमान पूरा नीला था, पर अचानक से लगा कि किसी ने बादलों के लिए स्विच ऑन कर दिया हो। अचानक से वह तेजी से आने लगे। नीचे से देविंदर का वॉकी टॉकी से मैसेज आया कि वह पूरा इलाका तेजी से बादलों से ढक रहा था और उसने हमें तुरंत नीचे आने के लिए कहा। पर हम तो झील के इतने करीब आ गए थे कि उसे देखकर ही नीचे जाना चाहते थे, चाहे जो हो। आगे कहीं कहीं तो बर्फ इतनी ज़्यादा थी कि 1-1 मीटर आगे बढ़ना भी भारी पड़ रहा था। हम संदीप और पवन भी बर्फ से परेशान होने लगे थे। हमें कोई 1 घंटा और लगा और हम लोग 1:30 बजे के आसपास पार्वती कुंड पहुंच गए। वहां तक पहुंच जाने की बेहद खुशी थी। आज सुबह सोचा नहीं था कि ऐसा संभव हो पाएगा। मैं आराम से बैठकर उस दैवी कुंड की खूबसूरती को निहार रहा था। गोकुल, जो मुझसे पहले पहुंच गया था, वह झील को देखने थोड़ा आगे निकल गया था। आगे एक छोटा सा मंदिर था। राजेंद्र वहां पूजा करने चला गया और पवन और संदीप उस पहाड़ी के पीछे एक और मंदिर में पूजा करने चले गए। कुंड वगैरह तो स्टार्ट हो गए हैं, पर मौसम अब खराब हो रहा है और आने में इतना टाइम लग गया। इतनी ज़्यादा, किसी किसी जगह 3-3, 4-4 फीट बर्फ़ थी। मेरे थाई तक हम लोग उसके अंदर चले जा रहे थे और मौसम ख़राब होते देखकर अब सेफ नहीं है यहाँ पे रहना। तो गाइड वगैरह भी कह रहे हैं कि वी शुड जस्ट गो बैक। थोड़ी देर बाद मैं भी आसपास कुंड का चक्कर लगाने लगा, पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि चलने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैं एक ही स्थान पर खड़ा होकर आसपास के दृश्य को देखने लगा। हमें वहाँ कोई 40 मिनट हो चुके थे और मौसम काफ़ी ख़राब होने लगा था, इसलिए अब हमें नीचे चलना था। अगर हम साफ मौसम में आए होते तो वहाँ के आसपास के कुंडों को भी आराम से देख सकते थे। वो इस तरह दिखते हैं। ये पार्वती कुंड है, यह गणेश कुंड है, ये नारद कुंड, शिव कुंड, भैरव कुंड, शक्ति कुंड, नंदी कुंड। सिर्फ पार्वती, गणेश और शिव कुंड ही बड़े हैं, बाकी चारों कुंड बहुत छोटे हैं।
संदीप और पवन गए तो थे यह कह के कि वहाँ से कोई 200 मीटर ही आगे जाना है, पर उन्हें काफ़ी देर हो रही थी। उन्होंने वॉकी टॉकी से हमें नीचे की तरफ बढ़ने को कहा। हम लोग कोई 2:30 बजे वहाँ से वापस चल पड़े। कभी धूप हो जाती थी और कभी इतने घने बादल आ जाते थे कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। कुल मिलाकर मौसम तेजी से खराब हो रहा था। महादेव। हम रास्ते में कहीं रुके नहीं, क्योंकि दविंदर नीचे से लगातार खराब होते मौसम की सूचना दे रहा था और जल्दी से जल्दी जूना गली के इलाके को पार करने को कह रहा था। संदीप और पवन को पीछे से वापस आने में काफी समय लग गया। अब वो हमें उस स्थान पर मिले जहां हमने जाते वक्त चाय पी थी। दिन में गर्मी हो जाने के कारण कई जगह पर बर्फ काफी नरम हो गई थी, इसलिए हम लोग संभल कर बिना कहीं रुके धीरे धीरे नीचे उतरते रहे और जूना गली पार करने के बाद ही सुस्ताने के लिए बैठे। हमें नीचे आते आते शाम के कोई 5 बज गए। हमें से आज हर कोई किसी न किसी जगह कम से कम एक बार तो फिसला या गिरा था और हर किसी को हल्की फुल्की चोट आई थी। इसलिए हम टेंट में जाकर आराम करने लगे, क्योंकि अब किसी से बात करने तक की हिम्मत नहीं बची थी। पिछली रात कड़ाके की ठंड पड़ी थी, पर हर रोज की तरह चटकीले धूप के साथ सुबह हुई। मैं टेंट के अंदर से ही सामने नंदाघुंटी पर्वत के निचले हिस्से को देख पा रहा था। सभी लोग उस गुनगुनी धूप में नाश्ता कर रहे थे। मैं काफी देर तक अपने टेंट में ही रहा और थोड़ी देर के बाद उनके ग्रुप में शामिल हुआ। भानु ने बताया कि पिछले दिन वहां काफी अच्छी धूप रही, जिसका उन लोगों ने काफी आनंद उठाया। सच कहूं तो यह सुनकर मुझे थोड़ी जलन हुई, क्योंकि जहां हम लोग उन कठिन परिस्थितियों में झील को देखने के लिए जूझ रहे थे, वहीं ये लोग ऐसे शानदार माहौल में हिमालय की खूबसूरती में सराबोर हो रहे थे। असली मेडिटेशन और ट्रैकिंग तो उन्होंने की थी। उस स्थान पर रहना ही एक मेडिटेशन था। नहीं खैर, हम हर चीज नहीं पा सकते हैं। यह सोचकर धीरे धीरे हम लोग आगे चलने के लिए सामान पैक करने लगे। हम लोग कोई 8 बजे के करीब आगे के लिए बढ़ चले। आज हमें झंझी नाम के स्थान पर पहुंचना था, जो कि वहां से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दौरान हमें 6 किलोमीटर के करीब ऊपर रिज पर चलना था और उसके बाद सीधा नीचे उतरना था। उस गांव से चमोली के लिए हमें टैक्सी मिल जाती है। हर तरफ रोडोडेंड्रन्स की झाड़ियां थी, पर जो चीज़ मेरे मन को लुभा रही थी वह थी हमारी दाहिनी तरफ दिखती हिमालय की चोटियाँ। हालांकि चोटियाँ वही थी जिन्हें हम इतने दिनों से देख रहे थे, पर हमारे देखने का एंगल थोड़ा बदल गया था और अब वह श्रृंखला हमारे दाहिनी तरफ आगे से पीछे तक फैली हुई थी। शिवा भी गुनगुनाते हुए चल रहे थे, कभी हिंदी में और कभी तमिल में। ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। हमें से हर कोई इस ट्रैक में खुश और संतुष्ट था, भले सबके कारण अलग हों। राधिका, जिन्हें देखकर लगा था कि वे पहले दिन ही ट्रैक से वापस हो जाएंगी, वो हर किसी को अचंभित करते हुए शिम्बे बुग्याल तक आ गई। उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रेच किया था जितना बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। शिवा, जो हिमालय की खूबसूरती के अलावा एक्साइटमेंट और थ्रिल चाहते थे, उन्हें वह जी भर कर मिला। अब पूरा एक दिन शिम्बे बुग्याल में योग और साधना करने का मौका भी। गोकुल, जो एक तजुर्बेकार ट्रैकर था, वह उन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी पार्वती कुंड तक पहुंचा। भानु और वरुण के बारे में मैं यह कहूँगा
कि मैं करीब 2 दशक से हिमालय के इलाकों में यात्रा कर रहा हूँ और इस दौरान मैंने सैकड़ों लोगों को अलग अलग कारणों से ट्रैक करते देखा है। किसी को अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव चाहिए होता है, तो किसी को एडवेंचर की लालसा होती है, वही कोई आध्यात्म से खिंचा चला आता है और कई तो यूट्यूबर्स हैं जो ट्रैक ही सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए करते हैं। और भी अनगिनत कारण हैं, पर सही मायने में मैंने हिमालय के प्रति कोई सच्चा प्रेमी देखा है तो वह ये दोनों थे। जिस तरह ये दोनों रुक रुक कर फुर्सत से हिमालय की खूबसूरती को निहारते थे, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। यह दोनों बहुत ही कुशल ट्रैकर्स थे और उनके लिए कुछ घंटे और चलकर ऊपर सप्तकुंड जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर वह फुर्सत से बैठकर हिमालय को सही मायने में महसूस करना चाहते थे और यह बहुत बड़ी बात है। और बचा मैं, तो फिर खुश होना तो मुझे आता ही नहीं, तो मैं खुश कहाँ से होता। हम लोग करीब 5 बजे तक झिंझी गांव पहुंच गए। शिवा, गोकुल और राधिका उस रात वहां पर ही रुक गए, जबकि मैं, भानु और वरुण एक प्राइवेट टैक्सी से उसी रात चमोली की तरफ निकल गए, क्योंकि हमें अगले दिन तक दिल्ली पहुंचना था।